अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोज, है ना, ऑफ मैट्रिक्स, चाहे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, होता क्या है कि कोई भी अवयव है उसके रो होंगे और कॉलम होंगे, तो रो तथा कॉलम यानी कि पंक्ति तथा स्तंभ को आपस में बदल देने के बाद, पंक्ति तथा स्तंभ को आपस में बदल देने के बाद जो अवयव प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, परिवर्तक। उसी को क्या कहेंगे, परिवर्तक। एक बार फिर से देख लेंगे कि किसी अवयव के सभी पंक्तियों और स्तंभों, किसी अवयव के सभी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल देने के बाद जो अवयव प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, परिवर्तक अवयव कहते हैं। पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में बदल देने के बाद जो अवयव प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, परिवर्तक अवयव कहते हैं। जैसे ए है कोई अवयव, तो इसका परिवर्त अगर हमें निकालना है, इसका परिवर्त हमें लिखना है तो ए डैश या ए टू द पावर, ठीक है। बी का परिवर्त निकालना है बी डैश या बी का पावर, है ना। इस तरह से परिवर्त हो जाता है। अब आगे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, यदि ए कोई अवयव है जो कि आई जे एम इंटू एन, देखिए ए का परिवर्त ए डैश है ए टी, बी का परिवर्त बी डैश है बी टी, इस तरह सूचित किया जाता है। यदि ए बराबर ए आई जे यानी कि एम गुने एन कोटि की कोई अवयव है, मतलब ये हुआ कि रो की एम है और कॉलम जो है एन है, एम एन, तो इसका परिवर्त यानी कि अगर हमें ए डैश निकालना है तो ये हमारा ए आई जे जो कि जो ही रह जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एन गुने एम, यानी कि जो रो था वो कॉलम बन गया और कॉलम वाला क्या बन गया, रो बन गया। जस्ट पलट दिए, है ना। पलट देने के बाद जो मान आया वही आपका आंसर है, ठीक है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ए इक्वल टू ए डी एम ई आर आई टी, है ना। इसमें देखा जा रहा है 2 4 6 7 7 इंटू 1, तो इसका ए डैश अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 7, यानी कि एक रो और 7 को क्या हो गया, कॉलम हो गया। सेम उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, यदि बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ और इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 3 रो, तो ये 1 2 3 जो कॉलम के फॉर्म है उसको क्या करते हैं, रो के फॉर्म करते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 2 3 और 4 5 6। इस तरह से आप ट्रांसपोज को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अवयव का परिवर्त के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, अब पढ़ते हैं परिवर्त अवयव का प्रमेय। परिवर्त अवयव का प्रमेय, ये तो समझ रहे हैं आप लोग। पहला में क्या दिया है, पहला प्रमेय बताता है कि अवयव का योगफल का परिवर्त परिवर्त के योगफलों के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी कोई दो ठो अवयव है ना, ए और बी कोई दो ठो अवयव है, तो दोनों के योगफल का परिवर्त, दोनों के योगफल का परिवर्त इन अवयवों के परिवर्त के योग के बराबर। पहला क्या हो गया, अवयवों का योगफल का परिवर्त के योग के बराबर होता है। दूसरा में क्या है कि किसी अवयव के परिवर्त का परिवर्तन, कोई भी अवयव है, मान लेते हैं कि ए कोई अवयव है, इसका परिवर्त का पुनः परिवर्त जब हम निकालते हैं तो एक अवयव बन जाता है। यानी कि पहले जो अवयव दिया गया है उसका परिवर्त निकालेंगे तो ए डैश आया, यानी कि ट्रांसपोज आया, और पुनः इसका जब परिवर्त निकालेंगे तो परिवर्त का परिवर्तन यानी कि पुनः वह मूल अवयव ही आएगा, ठीक है। तीसरा में दिया है कि यदि एक कोई अवयव है और इसकी कोटि m गुने एन है,
n गुने n कोटि की कोई अवयव a है, n गुने n कोटि की कोई अवयव a है, तो इसके लिए k a का होल्डर्स यानी कि किसी इस अवयव में किसी अचर राशि से हम गुणा करते हैं, इस अवयव में हम किसी अचर राशि से गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद इसका परिवर्तन निकालते हैं। तो परिवर्तन निकालने के बाद अवयवों के परिवर्तन में उसी राशि से गुणा करने के बाद जो मान आएगा दोनों एक दूसरे के क्या आता है, समान। दोनों एक दूसरे के क्या आएगा, समान। फिर से एक बार देख लेते हैं, गुणे n कोटि की कोई अवयव है और इसमें किसी राशि से किसी अचर राशि से हम गुणा कर देते हैं, गुणा करने के बाद जो मान आता है उसका परिवर्तन निकालते हैं वह मान, और पुनः दिए गए अवयव का परिवर्तन निकालते हैं। अब परिवर्तन निकाल करके पुनः जैसे इस राशि से गुणा किए थे उसी राशि से फिर इसमें गुणा करेंगे, वह दोनों मान एक दूसरे के क्या आता है, बराबर आता है। ठीक है। चौथा में दिया है कि दो अवयवों के गुणनफल का परिवर्तन, अवयव उन अवयवों के परिवर्त अवयव के विपरीत क्रम में गुणनफल के समरूप होता है, यानी समान होता है। ठीक है। जैसे कहा जा सकता है कि a कोई अवयव है, दूसरा कोई अवयव है, a इंटू बी हमने कर दिया, यानी a में b से हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद इसका परिवर्तन निकाले, तो परिवर्तन निकालने के बाद इसका वैल्यू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के इक्वल होता है। मतलब ये हुआ कि a और b, जैसे यहाँ पे हम लोग योगफल निकाले थे तो बोले थे कि दो अवयवों के योगफल का परिवर्त अवयवों के परिवर्त के योग के बराबर होता है। यहाँ दो अवयवों के गुणनफल, दो अवयवों का गुणनफल का परिवर्त इसके विपरीत गुणनफल के मतलब परिवर्त के विपरीत गुणनफल के बराबर होता है। जैसे a इंटू बी का ट्रांसपोज निकाल दिए, फिर पहले हमने क्या लिखा, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। अगर इसको a ट्रांसपोज इंटू b ट्रांसपोज लिखेंगे तो इसका वैल्यू इसके इक्वल नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। अर्थात a इंटू बी का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इस तरह से अवयव का जो परिवर्त है इसका प्रमेय को हम लोग एक एक करके देख लेंगे, है ना। विशेष रूप से जब हम क्वेश्चन बनाएंगे इससे रिलेटेड तो उसमें एक बार इसको अच्छे से समझाएंगे। ये तो बस जनरल ट्रांसपोज में कुछ है नहीं। आइए देखते हैं सममित अवयव को। सममित अवयव यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। पूछा जाए सममित अवयव है क्या, ध्यान देंगे। कोई एक अवयव a है, कोई एक अवयव a है और इस अवयव का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। कोई अवयव a है, इस अवयव का हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। और ट्रांसपोज निकालने के बाद पाते हैं कि पुनः इसका वैल्यू a ही रहा, यानी मूल अवयव और इसके ट्रांसपोज में कोई अंतर नहीं आया, दोनों एक दूसरे के समान आया, तब इसको हम कहेंगे कि यह एक सममित अवयव है। तब क्या कहेंगे कि यह एक सममित अवयव है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे इसको लिखने की तरीका जो a i j इक्वल टू a j i, मतलब ये हुआ कि रो इंटू कॉलम इक्वल टू कॉलम इंटू कॉलम और रो, सॉरी इंटू नहीं कह सकते यहाँ पे, a i j इक्वल टू a j i, यानी कि रो कॉलम और यहाँ कॉलम और रो। मेरा मतलब है कि अवयव जो है a i j, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो j i कर देता है ना, मतलब रो को कॉलम बना देता है ना। तो यहाँ पे रो और कॉलम को बनाने के बाद भी दोनों मान एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, इसमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं आया। अर्थात a का ट्रांसपोज निकालें तो फिर a ही रह गया, इसमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं आया। तब इसको हम क्या कहेंगे कि यह एक सममित अवयव है। उदाहरण देखते हैं। a बराबर 1 2 3, फिर दिया है 2 4 5, फिर दिया है 3 5 और 6। क्लियर है। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए i को j बना देते हैं, i को j बना देते हैं, j को i बना देते हैं। मेरा मतलब है कि रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। तो यहाँ 1 2 3 है, यह r1 है तो इसको हम c1 बना दिए, r2 है तो इसको c2 बना दिए, ये r3 है तो इसको c3 बना दिए, है ना। बना देने के बाद भी देख रहे हैं कि यह मान और यह मान एक दूसरे के बराबर है, यह मान और यह मान एक दूसरे के बराबर है। अर्थात a का ट्रांसपोज निकालने के बाद a के मान के बराबर ही आया, अर्थात a डैश इक्वल टू a। तब इसको हम क्या कहेंगे, सममित अवयव कहेंगे। तब इसे क्या कहेंगे, आगे देखते हैं। विषम
सममित अवयव, है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हम लोग सममित अवयव में क्या देख रहे थे कि कोई अवयव ए दिया है, इसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, इसका ट्रांसपोज निकाला है, तो जो ट्रांसपोज निकला वह मान पुनः ए के मान के बराबर है। कोई अवयव ए है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज निकालने के बाद भी देखें कि यह ए के ही बराबर है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया, तो सममित होता है। लेकिन यही चीज कोई अवयव ए है, इसका हम ट्रांसपोज निकालें और यह ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आता है, चिन्ह वही रहे, वैल्यू वही रहे, लेकिन सिंबल चल रहा है, तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग क्या कहेंगे, विषम सममित। अगर ए आए तो सममित है, यहीं पे माइनस से आ जाए तो ये विषम सममित होता है। आइए उदाहरण देते हैं, ए बराबर 0 -7 7 9 कर देते हैं, 7 9 -7 0 4 -9 0 -4, है ना, उल्टा -4 और यहाँ पे कर देते हैं 0। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या आएगा, ये फर्स्ट रो है तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो है तो इसको हम थर्ड कॉलम बना दिया, है ना। देखिए कि एक दूसरे के इक्वल नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है क्या, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये हमारा ए के मान के बराबर आ जाता है। माइनस कॉमन किए तो 0, माइनस वाला क्या बन गया प्लस, प्लस वाला क्या बन गया माइनस वाला, फिर क्या बन गया प्लस, प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस। ध्यान देंगे यह मान इस मान के बराबर है, अर्थात देखा जा रहा है ए डैश बराबर माइनस तो है और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, अर्थात ए डैश इक्वल टू ए आ गया माइनस में, तब इसको क्या कहेंगे, विषम सममित अवयव। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है सममित अवयव और विषम सममित अवयव में, बस ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के बाद हम देखेंगे कि अगर उसका मान में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं आया, यानी कि मूल अवयव के इक्वल है, यानी कि ए डैश का मान ए के बराबर है, तब उसको सममित कहेंगे। और अगर ए डैश का मान माइनस ए के मान के बराबर आ जाता है, तब उसको हम क्या कहेंगे, विषम सममित अवयव। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, एक होता है सममित अवयव का योग, इसके लिए 1/2 a प्लस ए डैश, यानी कि अवयव में उसी अवयव के ट्रांसपोज को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो मान आता है, जो वैल्यू होता है, यानी जो रूप बनता है वो सममित अवयव का योग रूप होता है। विषम सममित में तो जो ट्रांसपोज निकालते हैं वो पहले के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव का योग बराबर 1/2 a माइनस ए डैश, है ना। ये दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के लिए आवश्यक है। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सरसाइज को।